नमस्कार। 12th कॉमर्स बही खाता साप्ताहिक टेस्ट 8 अगस्त को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के साथ में पंकज बुधानी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिल्किसगंज आपके साथ हूँ। अब मैं आपको टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को क्रमशः आपको एक एक करके समझाऊंगा, ताकि इन प्रश्नों के उत्तर आपने सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं आप उसको जांच सकेंगे, और साथ में आपको इन प्रश्नों को उत्तर याद करने में भी बहुत मदद प्राप्त होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। साझेदारी की विशेषताएं लिखनी है व्याख्या सहित। दूसरे नंबर पे साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पूछे गए हैं। तीसरा है लाभ हानि नियोजन खाता को समझाना है। चौथा है गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय व्यय के स्रोत लिखना है। और आखिरी पूछा गया है आजीवन सदस्यता शुल्क एवं विशिष्ट दान से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये सारे प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न हैं। हाँ, ये सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया था वीडियो बनाते समय। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ये केवल टेस्ट में पूछे गए प्रश्न ही नहीं है, बल्कि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और साझेदारी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। इसी प्रकार ये जो 2 प्रश्न नीचे के आखिरी के जो 2 प्रश्न हैं, ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के संबंध में पूछे गए हैं, और ये दोनों प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में भी काम आएंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। साझेदारी की विशेषताएं पूछी गई हैं। विशेषताएं यानी कि क्या विशेष, किसी भी चीज़ की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो उसमें हमको अगर उसका आशय पता है तो हम उसके बारे में जो भी विशेष बातें हैं अपनी तरफ से भी हमको कुछ पता है तो हम लिख सकते हैं। अलग अलग पुस्तकों में हम देखेंगे साझेदारी की विशेषताएँ, तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग जानकार लोगों ने अलग अलग विशेषताएँ बताई हैं, और जो कुल मिलाकर एक जैसी भी हैं, है ना। शब्द अलग होते हैं पर सार एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब विशेषताएं पूछी जाती हैं तो विशेषताओं में हम लक्षण भी लिख सकते हैं, क्योंकि लक्षण और विशेषताएं लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं। तो अब हम इन शब्दों पर ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। साझेदारी के लक्षण में पहला लक्षण है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को होना। सबसे पहली इसकी विशेषता है, हम अगर साझेदारी के विषय में जैसे हमारे दिमाग में विचार आता है, साझेदारी के बारे में हम सोचते हैं, तो हमको सबसे पहला विचार ये आता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति फर्म में होंगे। साझेदारी फर्म की पहली विशेषता है ये। दूसरी विशेषता है पारस्परिक संबंध या अनुबंध। जो भी साझेदार होते हैं उनके बीच में पारस्परिक आपसी अनुबंध होता है, यानी समझौता होता है। वे पहले तय करते हैं कि हमें किस चीज़ का व्यवसाय करना है, कितना हम व्यवसाय में पैसा लगाएंगे, किसको कितना लाभ मिलेगा, किसको वेतन मिलेगा, किसको कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपस में पहले ही तय कर ली जाती हैं। साझेदारी का जन्म अनुबंध से ही होता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आपस में अनुबंध करते हैं, समझौता करते हैं कि हम इस व्यवसाय को चलाएंगे और हमारे अधिकार एवं कर्तव्य रहेंगे, हमारी पूंजी इतनी रहेगी, व्यवसाय को चलाने के इस प्रकार के नियम रहेंगे, तो इसको हम अनुबंध कहते हैं, आपसी समझौता कहते हैं। तो साझेदारी में आपस में समझौता पहले किया जाता है, उसके बाद ही कोई भी काम शुरू किया जा सकता है। तो दूसरी विशेषता है इसकी पारस्परिक अनुबंध का होना। तीसरी विशेषता है वैधानिक व्यवसाय। देखिए, साझेदारी यदि हम कॉमर्स में पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि साझेदारी उसी को माना जाएगा जब आपस में कोई व्यवसाय हो, कोई काम धंधा हो जिसका लाभ होता हो, लाभ आपस में बढ़ता हो। यदि कोई ऐसे ही कोई टाइम पास के लिए अगर 2-4 लोग मिल जाएं तो उसको हम साझेदारी नहीं कहेंगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि भैया 2 दोस्त मिलकर होटल में खाना खाने के लिए गए और उन्होंने मिलजुल कर पैसा मिलाया और खाया खाना, तो इसको हम, वैसे तो ये साझेदारी है लेकिन ये वास्तव में साझेदारी कॉमर्स में व्यवसाय के दृष्टिकोण से साझेदारी नहीं मानी जाएगी। हमारे लिए साझेदारी वही होगी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और उनका कोई ना कोई आपस में व्यवसाय हो जिसको वो मिलजुल कर करते हों और उसका लाभ या हानि बांटते हों। अगली इसकी विशेषता है कि इसमें लाभ का विभाजन किया जाता है। सीधी सी बात है, जब 2 या 2 से अधिक लोग हैं मिलेंगे तो वो जो भी काम करेंगे साल भर मिलजुल कर, तो उसमें जो फ़ायदा होगा उसे वो बांटेंगे। सी
तो इसकी विशेषता बड़ी सरल विशेषता, आसानी से याद होने लायक हैं ये सारी विशेषताएं, है ना, कि लाभ जो भी होता है ये इनमें आपस में बांटा जाता है। अगला है इसकी विशेषता व्यवसाय का संचालन। कोई भी व्यवसाय होता है उसका ये सब मिलकर संचालन करते हैं। यहाँ आप एक शब्द और जोड़ लीजिएगा ये वाले पॉइंट में, कि व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या उनमें से कुछ के द्वारा। जरूर नहीं, अगर 25 साझेदार हैं तो 25 ही आके थोड़ी व्यवसाय में बैठ जाएंगे, उसका संचालन करने लगेंगे। कुछ साझेदार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इसलिए लगे हों कि पैसा देंगे हम और बाकी सब काम दूसरे लोग करेंगे और हम अपने लाभ में हिस्सा लेंगे। तो साझेदारी व्यवसाय का संचालन जरूरी नहीं है कि सबके द्वारा किया जाए, लेकिन जो भी साझेदार हैं वो सब मिलकर तय करते हैं कि कौन व्यवसाय का संचालन करेगा। तो जिसको काम सौंपा जाता है और जो काम करने के लिए तैयार हो जाता है उसको ही ये संचालन का काम सौंपा जाता है। अगली इसकी विशेषता है प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट। देखिए एजेंट क्या होता है, जैसे आप बीमा कराते हैं, आपने अधिकतर एजेंट शब्द बीमा में ही सुना होगा आपने, बीमा एजेंट, है ना। एजेंट कई तरह के होते हैं। एजेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी अपने मालिक की तरफ से अनुबंध करता है, लेन देन करता है और उसके द्वारा किए गए अनुबंध और लेन देन का जिम्मेदार उसका मालिक होता है। जैसे कि कोई बीमा एजेंट आपके पास आकर बीमा करता है तो वो आपके साथ अनुबंध करता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया अनुबंध बीमा कंपनी के साथ किया गया अनुबंध माना जाएगा। अनुबंध आप किसके साथ कर रहे हैं? एजेंट के साथ। बीमा आपका कौन कर रहा है? एजेंट कर रहा है। मान लीजिए एजेंट ने आपका बीमा किया और उसके बाद वो एजेंट कहीं चला गया या उसकी मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? क्या आपको पैसा कौन देगा? बीमा कंपनी देगी। अगर एजेंट नहीं भी गया, एजेंट है भी सही और आपको कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की क्षतिपूर्ति एजेंट थोड़ी करेगा, कंपनी करेगी। बीमा किया है एजेंट ने और क्षतिपूर्ति करेगी कंपनी, क्योंकि एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उसका स्वामी उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार साझेदार भी जो होते हैं फर्म के एजेंट होते हैं और उनके द्वारा कोई भी समझौता या लेन देन कहीं भी किया जाता है तो उसका लाभ हानि की जिम्मेदारी किसकी होगी? फर्म की होगी, पूरी संस्था की होगी। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। इसके अलावा एक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी, है ना, दायित्व यानी जिम्मेदारी, और असीमित यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। असीमित यानी उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जितना उन्होंने पैसा लगाया है कई बार उससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वो ये नहीं बोल सकते कि साहब हमने जो पैसा दिया था वो हमारा गया, बाकी हम नहीं देंगे। नहीं, आपको जितना नुकसान हुआ है पूरा मिलकर ही वहन करना पड़ेगा और आपस में ही वहन करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यदि 4 साझेदार हैं, उन 4 साझेदारों में से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी आर्थिक स्थिति खराब है और ऐसी स्थिति में फर्म को नुकसान हो गया और वो जो व्यक्ति साझेदार जो बहुत जिसकी हालत ख़राब है वो साझेदार हानि की राशि देने में असमर्थ है, तो उसकी हानि भी बाकी के साझेदार 3 साझेदार जो बचेंगे वो वहन करेंगे। यानी दायित्व की कोई सीमा नहीं है। हमने जो पैसा लगाया वो तो डूब ही सकता है, इसके अलावा हमें और भी लाके देना पड़ सकता है, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमें अपने किसी दूसरे साझेदार की हानि भी वहन करनी पड़े। यानी हानि की कोई सीमा नहीं है, उत्तरदायित्व की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहा जाता है साझेदारी में असीमित उत्तरदायित्व होता है। इसी के कारण लोग बाग साझेदारी में शामिल होने से भी घबराते हैं कि जो पैसा लगा दिया वो तो रिस्क पे ही सही, अगर बाकी के साझेदारों ने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारी और भी संपत्ति जा सकती है ना। ठीक है। अगला है अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध। अंश हस्तांतरण, अंश यानी हिस्सा और हस्तांतरण यानी किसी और के नाम करना। साझेदारी में अपना हिस्सा किसी और के नाम हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए XYZ साझेदार हैं, Z बोलता है कि भैया मैं फर्म छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे बदले P को साझेदार बना लो, तो इसके लिए X और Y मना कर सकते हैं कि भैया हम P को साझेदार नहीं बनाएंगे, क्योंकि साझेदारी में अपना हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। असंभव नहीं है, किया जा सकता है, अगर वो बाकी के साझेदार तैयार हो तो किया भी जा सकता है, पर बिना सबकी सहमति के अपना हिस्सा
हम मतलब अपने बदले हम किसी दूसरे व्यक्ति को साझेदार नहीं बना सकते, यहाँ तक कि अपने भाई को नहीं बना सकते, अपने बेटे को नहीं बना सकते, अपने पिता को नहीं बना सकते। जो व्यक्ति साझेदार है वो खुद ही साझेदार रहेगा और अपने बदले वो किसी अन्य व्यक्ति को साझेदार नहीं बना सकता, यानी अपना हित, अपना अंश किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है परम सद्विश्वास। भैया देखिए, साझेदार हैं, दूसरे सब अलग अलग घरों से हैं, अलग अलग लोग हैं, मिलकर उन्होंने व्यवसाय शुरू किया है। अब अगर एक दूसरे पे शक करेंगे तो फिर व्यवसाय में मतलब जो है मतभेद बढ़ जाएंगे और फिर बंद भी हो सकता है, साझेदारी बंद भी करनी पड़ सकती है, नुकसान भी हो सकता है। छोटी छोटी सी चीज़ों पर एक दूसरे पर शक करना, या तो आप साझेदारी में शामिल मत हो। यदि आप साझेदारी में शामिल हुए हैं तो सभी साझेदारों का दायित्व बनता है कि एक दूसरे पर पूरी तरह विश्वास रखें, उसी पर ये साझेदारी जीवित रहेगी। यदि आपस में मतभेद होता है, आपस में शक होता है, एक दूसरे पर संदेह होता है, तो फिर व्यवसाय जल्द ही बंद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगली इसकी विशेषता है पूंजी में अंशदान। फर्म की जो पूरी जो संस्था उन्होंने खोली, उस संस्था की जितनी भी पूंजी है, जितना भी धन उस व्यवसाय में लगाया गया है, उसमें सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा रहता है। ज़रूरी नहीं कि सभी का हो, कुछ का नहीं भी हो सकता है, पर अधिकतर सामान्यतः यही होता है कि सभी साझेदार पूंजी में थोड़ा बहुत हिस्सा देते हैं, सब अपना अपना अंशदान करते हैं। लास्ट इसकी विशेषता जो कि इस डॉक्यूमेंट में दी हुई है, इसके अलावा भी कई विशेषताएं, पर इसके हिसाब से एक इसकी विशेषता क्या है, फर्म का पंजीयन। फर्म का पंजीयन यानी होता है रजिस्ट्रेशन। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं यानी क्या, सरकारी रजिस्टर में लिख दिया जाता है कि इनके पास ये वाली गाड़ी है, इसका चेसिस नंबर ये है, इसका मॉडल नंबर ये है। बाई चांस कोई आपकी गाड़ी चुरा के जाता है तो वो पकड़ा सकता है ना। सरकार की दृष्टि में हम हैं, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सरकार के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाएं। जैसे हम स्कूल में हैं, इसके लिए हम स्कूल में पंजीयन नंबर मिलता है हमको, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कॉलर नंबर जिसको बोलते हैं। वो रजिस्टर में हमारा नाम लिखा जाता है, पिता का नाम लिखा जाता है, माता का नाम लिखा जाता है, हमारी पूरी जानकारी लिखी जाती है और आपको एक नंबर दे दिया जाता है कि ये वाले क्रमांक पर इसका नाम लिखा हुआ है, ये बच्चा हमारे स्कूल का ही है। यदि आपका रजिस्टर में नाम नहीं है तो फिर आप उस स्कूल के छात्र नहीं हो सकते। ऐसे MP बोर्ड में आप एडमिशन, जब 9th की आपको 10th की आपको बोर्ड देनी, तो 9th से आप MP बोर्ड के विद्यार्थी बन जाते हो, तो MP बोर्ड आपको एक नंबर प्रदान करता है। उसके रजिस्टर में उस नंबर पे आपका नाम लिखा हुआ, आपकी पूरी जानकारी लिखी हुई कि आप MP बोर्ड के छात्र हैं। तो ऐसे ही साझेदारी फर्म यदि आपने स्थापित की है देश में, तो इसके लिए रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी फर्म का नाम, पता इत्यादि लिखवाना, उसका पंजीयन कराना कहलाता है। यानी साझेदारी का पंजीयन कराना यानी क्या, सरकार के रजिस्टर में अपनी फर्म का नाम लिखाना और अपने फर्म की पूरी जानकारी लिखवाना कि साहब इस नाम की फर्म हमारी है और ये हम काम करेंगे, इतने साझेदार हैं, इतना इतना हमने पैसा लगाया है, इतना इतना हम आपस में बांटने वाले हैं। और जो भी आपस में समझौता हुआ है वो सब फर्म का आपस में तय हुआ है, वो सारी चीज़ें रजिस्ट्रार के पास लिखवाई जाती हैं रजिस्टर में। इसको बोलते हैं पंजीयन कराना। तो इस बारे में नियम ये है कि साझेदारी का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा हो तो करवाएं, ना हो तो ना भी करवाएं। अब इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा कि पंजीयन कैसे होता है, पंजीयन कराने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों पंजीयन करा लेना चाहिए, मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन जो है लाभ हानि, क्या था दूसरा क्वेश्चन, देखिए साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, है ना। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या हैं साहब। साझेदारी संलेख के बारे में देखिए, हम पहली बात आ चुके हैं आपको कि साझेदारी संलेख क्या है। साझेदारी संलेख साझेदारों द्वारा आपस में फर्म को चलाने के लिए जो उन्होंने समझौता किया है, तो साझेदारों ने जो आपस में फर्म को चलाने के लिए, जो हमने पहले आपको बताया था, साझेदार आपस में समझौता करते हैं और जो समझौते में जो भी लिखते हैं उसको साझेदारी संलेख कहा जाता है। जो भी उनकी फर्म को चलाने के संबंध में जो उन्होंने नियम बनाए हैं, उन नियमों का संग्रह यानी कागज़ पे जो नियम लिख दिए गए हैं उस कागज़ को ही साझेदारी संलेख कहा जाता है।
साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, यानी कानून नहीं बोलता कि आप इसको बनाइए, लेकिन यदि इसको बना लिया जाए तो बहुत से फ़ायदे होते हैं। परंतु यदि कभी बाई चांस इसको नहीं बनाया, देखिए साझेदारी संलेख में फर्म को चलाने संबंधी समस्त नियम लिखे जाते हैं। अब यदि आपस में बाद में कोई विवाद होता है ना, यदि कोई विवाद होता है साझेदारों का आपस में, तो इस विवाद को निपटाने में ये साझेदारी संलेख काम आता है। इसमें देख लिया जाता है कि आपस में क्या तय हुआ था और फिर उसके हिसाब से ही इनका आपस में विवाद का निपटारा किया जाता है। परंतु यदि साझेदारों ने कोई संलेख नहीं बनाया, आपस में कोई लिखित में तय नहीं किया, तो फिर क्या होगा, फिर इनका आपस में विवाद का निपटारा कैसे होगा। तो इसके लिए साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ नियम लिख दिए गए हैं। उन नियमों के अनुसार ही साझेदारों का आपस में विवाद का निपटारा किया जाता है। ये नियम इस प्रकार हैं। पहला, सभी साझेदारों को व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार रहेगा। उसको यदि साझेदार बनाया है तो व्यवसाय के संचालन में उसको भाग लेने से रोका नहीं जा सकता। अगला है, कार्य में पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी। प्रत्येक साझेदार का दायित्व है कि वो पूरी लगन और ईमानदारी से फर्म का काम करेगा। आपस में यदि विवाद का निपटारा, यदि आपस में विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा बहुमत से किया जाएगा, यानी जो ज़्यादा साझेदार जैसा बोलेंगे वो बात मानी जाएगी, है ना। जैसे 5 लोग हैं, कोई विवाद हो गया तो 3 लोग जो बोलेंगे उस बात को सही मान लिया जाएगा और उसके आधार पर ही फैसला कर दिया जाएगा। लाभ हानि अनुपात, यदि आपस में साझेदारों ने ये तय नहीं किया है कि हम कितना कितना हिस्सा बांटेंगे, तो कानूनी सरकारी नियम ये बोलता है कि साहब बराबर बराबर लाभ हानि बटेगा। लाभ हानि अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। वेतन व कमीशन, साझेदारों को वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने आपस में तय किया है, लिख लिया है कि साहब, जैसे राम श्याम घनश्याम साझेदार हैं और उन्होंने तय कर लिया कि भैया श्याम ज़्यादा काम करता है इसलिए उसको वेतन दिया करेंगे, और उन्होंने लिख लिया इस चीज़ को कागज़ पर, सबने साइन कर दिए, संलेख में लिख लिया, तो उसको वेतन मिलेगा। लेकिन यदि उन्होंने, जैसे कि अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि संलेख ना बनाया जाए, यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो फिर क्या होगा, किसी को भी वेतन नहीं दिया जाएगा, किसी को भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। सरकारी नियम यही है साहब, है ना। अगला है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है सब चीज़ें, है ना। ऋण पर ब्याज, यदि साझेदार ने फर्म से कोई ऋण लिया है तो उस पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। यदि साझेदार ने फर्म को कोई पूंजी के अलावा ऋण दिया है तो उसको 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये नियम है। कितना ब्याज दिया जाएगा, 6% प्रतिवर्ष की दर से उसे ब्याज दिया जाएगा, यदि साझेदार ने पूंजी के अलावा अलग से कोई लोन दिया है तो। साझेदार का प्रवेश, फर्म में किसी भी नए साझेदार के प्रवेश पर हमेशा प्रतिबंध रहता है जब तक साझेदार बाकी के पूरे जितने भी साझेदार हैं वो सहमत ना हो। अगर सारे साझेदार आपस में सहमत हैं तो ही किसी व्यक्ति को प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फर्म की पुस्तकें देखने का सभी साझेदारों को अधिकार रहेगा। यदि किसी साझेदार ने फर्म के लिए कोई पैसा खर्च किया है, उसका नुकसान हो गया है, उसके पैसे खर्च हो गए हैं फर्म के काम के लिए, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो फर्म से अपने पैसे लेगा। बाकी के साझेदार उसे मना नहीं कर सकते। अगर उसने फर्म के लिए कोई पैसा खर्च किया तो वो फर्म से ले सकता है। साझेदार की निकासी, यदि कोई साझेदार ऐसा काम करता है जिससे कि फर्म की ख्याति खराब होती है, फर्म को लगातार नुकसान होता है या कोई गैरकानूनी काम करता है, तो उसके खिलाफ न्यायालय में अपील करके उसे फर्म से हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी साझेदार को बिना कारण के फर्म से निकाला नहीं जा सकता। फर्म की संपत्ति का प्रयोग, जैसे मान लिया है कि फर्म है, उन्होंने सबने आपस में संस्था खोल ली है 4 लोगों ने मिलकर, और एक कार है, तो वो कार फर्म के ही काम में चलाई जाएगी, कोई अपने लिए निजी तौर पर उस कार को उपयोग में नहीं ले सकेगा। हाँ, अगर सब सहमत हैं तो ले सकेगा, अगर सहमत नहीं है तो फर्म की संपत्तियां फर्म के ही काम में ली जाएंगी, ऐसा नियम है।
आहरण पर ब्याज। आहरण ये होता है किसी साझेदार ने यदि फर्म से पैसा उधार लिया है, हो सकता है कभी किसी साझेदार को पैसे की ज़रूरत पड़े या तो वो फर्म से पैसा, अपनी ही फर्म से पैसा उधार ले ले, ऐसी स्थिति में उससे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर तय नहीं हुआ है तो ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि नियोजन खाता से आप क्या समझ। देखिए लाभ हानि नियोजन नाम से समझ में आता है। लाभ हानि नियोजन, नियोजन यानी उसका प्लानिंग करना, यानी वो जो लाभ हुआ है या हानि हुई है, हानि की तो कोई प्लानिंग करेगा नहीं, लाभ अगर हुआ है तो उस लाभ का क्या किया जाए। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर अकेला आदमी है तो पूरा लाभ खुद रख लेगा, लेकिन साझेदारी है और लाभ हुआ है तो फिर उस लाभ को बांटा जाता है, जो समझौते में नियम लिखे हैं उसके हिसाब से बांटा जाता है ना। तो देखिए ये आपके सामने लाभ हानि नियोजन खाता दिया हुआ है और इसमें देखिए क्रेडिट साइड में ये बाय नेट प्रॉफिट लिखा है। जो भी लाभ होगा पहले हम उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब डेबिट में देखिए नेट लॉस लिखा है, अगर हानि हुई होगी तो डेबिट में लिख देंगे। ठीक है। दोनों में से एक ही चीज़ हुई होगी, या तो लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी। सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि लाभ हुआ होगा, तो लाभ को कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, बाय बैलेंस BD लिखा हुआ है। अब देखिए अब इस लाभ में से क्या करना है, साझेदारों को पूंजी पे ब्याज देना है, तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, जिसको भी जितना ब्याज दिया उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। अब मान लिया कि उन्होंने आपस में तय किया था कि भैया इसको सैलरी मिलेगी, तो जिस भी साझेदार को सैलरी मिलेगी देखिए टू सैलरी करके, और जिसको भी दी है, A को दी है, B को दी है, जिसको भी दी है लिख देंगे। अब ऐसे मान लिया कि उन्होंने आपस में तय किया हो कि हम कमीशन दिया करेंगे भैया ये फलाने वाले साझेदार को, ये कोई काम ऐसा है कमीशन वाला काम है तो उसमें उसको कमीशन दिया करेंगे, तो देखिए टू कमीशन लिखा है, जिसको भी कमीशन मिलेगा उसका नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। देखिए कुल फ़ायदा कहाँ लिखा है, क्रेडिट में, और उसमें जो खर्चे हुए उनको कहाँ लिख दिया, डेबिट में। अब ये क्रेडिट में और क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर साझेदार ने कोई पैसा निकाला है और अगर उस पर ब्याज लगाने का नियम था और ब्याज लिया गया है तो वो ब्याज जो है फर्म के लिए फ़ायदा है, तो उस फ़ायदे के अंदर इस फ़ायदे को और जोड़ दिया जाएगा, प्रॉफिट के नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया जाएगा। फिर लिखा है है ना, इतना कर दिया जाएगा। अब देखिए नेट लॉस नीचे लिखा है इस तरफ और इस तरफ लिखा है नेट प्रॉफिट। ये क्या है, इन दोनों में से एक चीज़ कोई उत्तर है। देखिए डेबिट में प्रॉफिट लिखा है, डेबिट में लॉस लिखा है, वो खर्चे लिखे हैं, क्रेडिट में प्रॉफिट लिखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है। अब डेबिट और क्रेडिट की मदों को जोड़ लेंगे। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो उसमें से डेबिट का टोटल ज़्यादा है ना, हानि और खर्चे ज़्यादा हैं, तो जो भी अंतर की राशि आएगी क्या होगी, हानि होगी, है ना। तो हानि को कहाँ लिख देंगे, बाय नेट लॉस लिखा है, नेट लॉस ये लिखा है नेट लॉस, है ना। तो ये नेट लॉस यहाँ पर लिख दिया जाएगा और जिसको जितना दिया गया A को B को उनके नाम के आगे लिख दे, बांट दिया जाएगा उनको। ऐसी अगर क्रेडिट साइड की चीज़ें यानी प्रॉफिट और इंटरेस्ट और आएंगे ये ज़्यादा है और डेबिट की साइड की चीज़ें यानी कि ये ब्याज वगैरह जो है ये कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ायदा ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो इनमें से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो फ़ायदा होगा, अंतर की राशि क्या होगी, लाभ होगी। तो देखिए ये लिखा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू A और B को वो बांट दिया जाएगा। इस तरह से लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों के द्वारा बनाया जाने वाला वह खाता है जो कि वर्ष के अंत में बनाया जाता है। इसके क्रेडिट में लाभ लिखा जाता है और आहरण पर ब्याज लिखे जाते हैं, डेबिट में हानि लिखी जाती है और पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन जो कि साझेदारों को देना है ना, वो उनको घटाकर अंतर की राशि निकाली जाती है। यदि लाभ हो तो डेबिट में टू नेट प्रॉफिट लिखा जाता है और हानि हो तो क्रेडिट में बाय नेट लॉस लिखा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय व्यय की मदें। देखिए गैर व्यापारिक संस्थाएं ने मंदिर, चर्च, अनाथालय और खेल संस्थान, कोई भी धर्मशाला हो, यानी जो लाभ कमाने के लिए जिनकी स्थापना नहीं की गई, ऐसे संस्थान गैर व्यापारिक संस्थान कहलाते हैं। इनको आय कहाँ से प्राप्त होती है, तो देखिए आय जो है प्रवेश शुल्क लिखा है, यानी कि अगर मेंबर हैं, नए सदस्य बनते हैं तो सदस्य न बनते हैं तो कुछ फीस चुकाते हैं, उसको प्रवेश शुल्क कहा जाता है। इन संस्थाओं को, क्योंकि ये धार्मिक संस्थाएं होती हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के दान प्राप्त होते हैं, इसलिए दान, चंदा, है ना। इसके अलावा इनको सरकार की तरफ से भी कभी कभी सहायता प्रदान की जाती है, तो सहायता, फिर सदस्यता शुल्क, अगर कोई सदस्य बनता है
संस्था का नया सदस्य बनता है कोई, तो उस वक्त सदस्य बनते वक्त कुछ फीस चुकाता है, तो उसको सदस्यता शुल्क बोलते हैं। वो भी संस्था के लिए क्या है, एक तरह से आय की मद है। इसके अलावा आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी ज़िंदगी भर के लिए कोई व्यक्ति ने सदस्यता शुल्क दे दिया हो तो उसको आजीवन सदस्यता शुल्क बोलते हैं। और इसी प्रकार विनियोग आदि से प्राप्त आय, विनियोग यानी कि संस्था के पास पैसा है और पैसा संस्था ने कहीं ऐसी जगह लगा दिया है जहाँ से उसको इनकम हो रही है, तो वो इनकम क्या कहलाएगी, विनियोग पर आय कहलाएगी, है ना। तो वो भी यहाँ लिखी आय मानी जाती है। और इसके अलावा भी कोई अगर दूसरी कोई अन्य आय प्राप्त हो जाती है जो कि देखने में लगे कि हाँ ये इनकम है, तो उसको भी आय माना जाता है। ये आय की मदें हैं। इसी प्रकार संस्था व्यय भी करती हैं, सारी संस्थाएं जो हैं व्यय भी करती हैं। तो व्यय की कौन कौन सी मदें हैं, इनको कई जगह वेतन देना पड़ता है कर्मचारियों को, कई बार मजदूरी का कोई काम कराती हैं संस्थाएं तो इनको मजदूरी चुकानी पड़ती है। इसके अलावा बिजली के खर्चे होते हैं, सब जगह होते हैं बिजली खर्चे। अगर बिल्डिंग वगैरह किराए पे ली हुई है या कोई ज़मीन किराए पे ली है तो उसका किराया है। इसके अलावा न्यूज़पेपर अगर संस्था में आता है, अगर कोई खेलकूद वगैरह होते हैं तो उसके अंदर जो सामग्री आती है, खेलकूद का सामान आता है, वो कुछ खर्चे होते हैं, है ना। इसके अलावा कागज़ पेन पेंसिल पर स्टेशनरी की व्यय की, है ना, पॉइंट्स है, खर्चे हैं। इसके अलावा डाक व्यय, कहीं चिट्ठी लिखनी हो, कहीं टेलीफोन का बिल चुकाना है, कहीं टेलीग्राम तो आजकल बंद हो गए, है ना, तो इस पर भी व्यय होते हैं। इसके अलावा कहीं मरम्मत कराई हो, कोई चीज़ टूट फूट गई हो, बिल्डिंग टूट गई हो, कोई फर्नीचर टूट गया हो, कोई बिजली का सामान ख़राब हो गया हो तो उसको सुधरवाया हो, तो इसको मरम्मत व्यय बोलते हैं। और इसके अलावा भी कोई खर्च हुआ हो तो अन्य व्यय। देखिए आय और व्यय की मदें हम इसलिए मध्यन करते हैं ताकि हम जब आय व्यय खाता बनाएं तो हम पहचान सकें कि कौन सी मदें आय की और व्यय की हैं, है ना। अब ऐसे ही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया है कि आजीवन सदस्यता शुल्क और विशिष्ट दान से आप क्या समझते हैं। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मदें हैं, यानी इन मदों से गैर व्यापारिक संस्थाओं को आय प्राप्त होती है। सबसे पहला है आजीवन सदस्यता शुल्क। नाम से समझ में आता है कि सदस्यता शुल्क, यदि हम किसी संस्था के सदस्य हैं तो थोड़ा बहुत पैसा हमको वहाँ देना पड़ता है। तो यदि किसी गैर व्यापारिक संस्था के हम मेंबर हैं तो मेंबरशिप के लिए हमको हर साल कुछ फीस चुकानी पड़ती है। पर कई लोग क्या करते हैं कि पूरी जीवन भर की एक बार में चुका देते हैं, तो उसको बोला जाता है आजीवन सदस्यता शुल्क। देखिए इसकी क्या विशेषता है, जीवन भर की सदस्यता प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, जीवन भर में केवल एक ही बार चुकाया जाता है। इसलिए कई विद्वान इसे क्या मानते हैं, पूंजीगत मानते हैं। और कोई लोग बोलते हैं कि नहीं साहब आयगत है। पूंजीगत क्यों मानते हैं, क्योंकि भैया जीवन भर का है ये। आयगत क्यों मानते हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई आजीवन सदस्यता शुल्क चुकाता है, यानी हर साल ये वाली आय प्राप्त होती है। तो जो बोलते हैं कि हर साल आय प्राप्त होती है यानी कि आयगत है। कई लोग बोलते हैं नहीं साहब ये तो ज़िंदगी भर के लिए दे दिया है तो इसका लाभ तो ज़िंदगी भर तक मिलेगा, तो इसको पूंजीगत माना जाता है। तो यहाँ पर मतभेद है विद्वानों के बीच में। तो हमको क्या करना है, जो परीक्षा में प्रश्न में लिखा हो कि सब आयगत माना जाए तो हम आयगत मानेंगे, पूंजीगत माना जाए तो हम पूंजीगत मानेंगे। कोई भी आय यदि आयगत मानी जाती है तो उसे आय व्यय खाते में लिखते हैं, और पूंजीगत मानी जाती है तो उसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। यहाँ विवाद इसी कारण उत्पन्न होता है कि लिखे कहाँ से। तो जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा हम करते हैं, है ना। प्रश्न में पूंजीगत माना गया हो तो पूंजीगत, अन्यथा प्रश्न में आयगत माना गया हो तो आयगत ही इसको मानना चाहिए। अगला है आपका प्रश्न का दूसरा भाग, विशिष्ट दान। विशिष्ट यानी होता है स्पेशल। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए यदि कोई आपको पैसा मिला है, जैसे मान लिया कि आप कोई मंदिर है, आपकी संस्था है ना। अब उस मंदिर में उन्होंने बोला आपकी ये मार्बल लगाने के लिए, मैं फर्श में लगाने के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो उसने 1 लाख दिए हैं। ये क्या है, दान है। दान संस्था के लिए क्या होता है, आय होता है। लेकिन इस दान को आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये दान काय के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए दिया गया है, सामान्य दान नहीं है। इसको आय व्यय खाते में नहीं लिखते हुए इसको कहाँ लिखेंगे, चिट्ठे में लिखेंगे, क्योंकि ये विशिष्ट दान है, विशेष कार्य के लिए मिला है। इस दान से वो कार्य ही किया जाएगा जिसके लिए ये दान दिया गया है। जब इस प्रकार के दान प्राप्त होते हैं तो फिर इस प्रकार के खर्चे इसी दान से वसूल किए जाते हैं। मान लिया कि दान दिया गया फर्श बनवाने के लिए, अब आपने फर्श बनवाया तो फर्श में जो पैसा खर्च हुआ वो व्यय नहीं मानोगे आप, क्योंकि वो व्यय आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से वसूलना है, दान से, दान की राशि से आपको खर्च करना है, जो कि फर्श बनाने के लिए मिला था। इसलिए वो जब खर्च होगा तब भी व्यय पूंजीगत माना जाएगा, और जब आय प्राप्त होती है तो आय भी पूंजीगत मानी जाती है। यानी विशिष्ट दान प्राप्त आपको अगर फर्श बनाने के लिए मिला है तो फिर आप जो पैसा फर्श बनाने में जब खर्च करेंगे तो उस खर्च को आप
सामान्य खर्च नहीं मानेंगे, आय व्यय खाते में उस खर्च को नहीं लिखेंगे, बल्कि उस खर्च को आप इसी दान में से घटा कर लिखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, है ना। मेरा नंबर तो आपको मालूम ही है, पंकज बुधानी, 8959957320। जय हिंद।